स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसको केलोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ताम्रपाषाण युग को जो कहा जाता है केलोलिथिक युग कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 44th बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बार बार नहीं बोलूंगा, आप यहां पे देखने की कोशिश कीजिए। आइए इसकी चर्चा थोड़ा सा डिटेल में करके समझ लेते हैं क्या है ये। ताम्रपाषाण युग के केलोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए कारणों का प्रचलन मिलता था, उन्हें ही प्रायः जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता। मतलब क्या है, जहां पे तांबा के औजार के साथ साथ जो है वो किसके होते थे, पत्थरों का होता था, और वो चीज आपको मिलेगा ताम्रपाषाण युग में। तो इसका सही आंसर होगा ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण में नहीं मिलेगा, नवपाषाण में नहीं मिलेगा, लौह युग में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आपको ताम्रपाषाण युग में। तो सही आंसर ताम्रपाषाण युग। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के भी बने होते, इसी को हम कहते हैं केलोलिथिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन आपके लिए बेहतरीन होगा, जरूर इस वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके देखिए। हड़प्पा के मिट्टियों के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? याद कीजिए, हम लोग आपको मेंस में पढ़ाए हैं तो याद आ गया होगा। इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है लाल रंग का उपयोग किया गया है। ऑप्शन भी नहीं बोलूंगा, आंसर बोलते जाऊंगा ताकि वीडियो बोर भी ना हो सके। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पे निर्माण करते थे। उस टाइम तक अभी तक मिट्टी के ही बर्तन आ रहे हैं, मृदभांड जिसको कहते थे, मृदभांड के ही आ रहे थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता, जो पैरों से चलाया जाता था, चाक जो देखते थे। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा था। जब परिपक्व जो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ हड़प्पा, उसके बाद हाथ से चलाने वाले चाक का प्रयोग होने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में रखा गया। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे, और दूसरा जो होते थे वो चित्रित मृदभांड होते थे, जिसमें चित्र, जो मिट्टी के बर्तन होते उसमें चित्र उकेरे हुए होते थे। मृदभांडों के बनाने वाली मिट्टी में रेत का भी मिश्रण किया जाता था, जिसमें रेत का मिश्रण होता, बालू वाला जो होता रेत, जिनको पकाने पर हल्के भूरे रंग का जो है इसमें ग्रहण करें, रंग ऑलरेडी आ जाता था। इन मृदभांडों के ऊपर के हिस्से जो होते थे वो लाल पुताई कर दी जाती थी, ऊपर के हिस्से को लाल रंग से पुताई कर जाती थी, और नीचे के हिस्से जो है काले रंग के विभिन्न चित्रकार किया जाता था। नीचे में काले रंग का, तो ध्यान रखिएगा, नीचे काले रंग का होता था और ऊपर में जो होता था वो लाल रंग का होता था। मिट्टी के बर्तन समानता किस रंग के? तो लाल रंग के। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सीधा सा आंसर जो होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक युग, सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लेख तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहां पे जानकारी लेखन शैली का है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? इसलिए आदि ऐतिहासिक काल का था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, ऐतिहासिक का, और लेखन कला का ज्ञान भी पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 1000 बीसी के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है, 2500 से 1000 के। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता होता है, क्योंकि यहां पर लेखन कला का ज्ञान होता है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उस लेखन को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो अब इसका पता कैसे चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का? इसका पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहां पे जो है जान के, जो भी मिट्टी के बर्तन आ रहे हैं, जो भी औजार मिले, जो भी क्षेत्र मिले, तो वहीं से आपको पता लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो होती है कि पकी हुई ईंट की बनी हुई इमारत। आपको पहले भी हमने बता चुका हूं कि पकी हुई जो मतलब जो ईंट होती थी वो पकी हुई यहां पे मिलती है, जो सबसे बड़ी विशेषता यहां की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, नगर नियोजन को भी माना जाता है। एवं नगर की प्रमुख विशेषता यहां पे नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार से बसाए जाते थे। पक्के ईंट की बनी इमारत होती थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार होता है और अन्नागार इसमें मिलती है। इनकी सतह पक्की ईंटों की होती है, जिसे जिप्सम या मोटार से जोड़ा जाता है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अगर देखा जाए तो नगर नियोजन सबसे बेहतरीन है। इस तरीके से नगर नियोजन की इसमें किया जाता है कि आगे चल के आपको वैदिक युग में इसका ह्रास दिखेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में यह चीज देखने के लिए बेहतरीन मिलता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन जो है सबसे विशेषता जो है इसमें पक्की हुई ईंट का मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम बस सुनिए, आपके अंदर खुद चला जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर दिमाग लगाने की। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा लोथल। पढ़े भी हैं। तो अब हड़प्पा नगर, ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमने मेंस में आपको बताया था कि भोगवा नदी, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। और हमने यह भी आपको बताया था कि हड़प्पा में जितने भी नगर मिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन से क्षेत्र में मिले हैं? तो आपको मैं बताया था कि गुजरात वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। अब यहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हड़प्पाकालीन बंदरगाह है जो कि लोथल में स्थित है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का, ध्यान रखिएगा, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा, हल कहां पे प्राप्त हुआ है? तो याद कीजिएगा बनावली, जहां बनता है वही तो हल होगा ना। तो इसलिए एक ट्रिक के थ्रू आपको बताया था कि बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली है जहां पे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली कहां पे है? तो यह भी ध्यान रखना कि हरियाणा में, और यहां से हल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि वीए स्मिथ। आर डी बनर्जी हैं, एन दीक्षित हैं, एम वत्स हैं, लेकिन इसमें नहीं थे वीए स्मिथ। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सर्वेक्षण किया था, यह तो क्लियर हो रहा था। ध्यान रखिएगा हड़प्पा का जो है अगर खोज कहा जाए किसने किया तो दयाराम साहनी 1921 में। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आप दिमाग में याद कर लीजिए। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज में सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा इस बात का। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर से ध्यान आकर्षित किया गया और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के एन दीक्षित, आर्नेस्ट मेके, आर एल एस्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि वीए स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये जो है वो भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है जो कि बोगजकोई का महत्व है। अब बोगजकोई जो है यानी कि एशिया माइनर है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे। जो भी राजा थे इनका नाम जो है आर्यों से मिलता जुलता जैसा था, जो संधियों और साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आई थी। हमने पहले भी बता दूंगा, वैदिक आर्य जो है वो ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? इसका सही आंसर जो होगा वो कुशीनगर में हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर में। एकदम ध्यान रखिएगा। लुंबिनी क्या है? अगर यहीं पे अगर आपसे पूछूं तो जन्म स्थान। बोधगया क्या है? यहां पे इनको क्या मिली है? बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ है और कपिल वस्तु में इन्होंने ज्ञान दिया था। तो इस तरीके से अगर पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो याद रखिएगा, यानी अपना सार जो हम याद कीजिए, जब हम ट्रिक से आपको बता रहे थे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी सार जो बोले वो कहां बोले? सारनाथ में बोले। इसके पश्चात धर्म के प्रचार में कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल, अन्य राज्य भी गए जहां पे अपना सार दिए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी इस परिवार के साथ में बुद्ध की शिष्यता ग्रहण किया था। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। याद रखिएगा, मल्लों की राजधानी कहां थी? पावा थे, वहां पहुंचे थे और उन्होंने चुंद नामक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे थे। ध्यान रखिएगा, जहां पे बुद्ध ने सुकर मध्य खाना, एक कोई खाना था जो कि खाए और उन्हें
जो है रक्तसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद में कुशीनारा, ध्यान रखिएगा कुशीनारा यानी कि मल्ल गणराज की राजधानी जो थी कुशीनारा, वहां पहुंचे और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? याद कीजिए, हमने आपको बता दिया था अभी जस्ट ऊपर भी बताया, सारनाथ में दिया। सबसे पहला उपदेश जो दिया है वो कहां पे दिया? धर्मचक्र सार दिए हैं, सारनाथ में दिए हैं। अब तो याद हो गया। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब अगर यहीं पे आपको बोलूं कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुई, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए ताकि आप कभी जिंदगी में भूलिए नहीं। यहां पे पीपल और वहां पे साल का अलग पेड़ होता है, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, यहां 6 वर्ष में और वहां 9 वर्ष में हुआ है ज्ञान। यहां 6 वर्ष में महात्मा बुद्ध को और वहां पे जो है आपको महावीर का 9 वर्ष में हुआ। थोड़ा सा इसे कनेक्ट कर लीजिए जिससे भूल नहीं पाइएगा। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुबेला में से सबसे पहले जो है ऋषि पतन यानी वर्तमान में सारनाथ आए थे। अरुबेला जो कि सबसे पहले ऋषि पतन था, सारनाथ में थे और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश में जो था वो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इस उपदेश को दुख के कारण, उसकी समाधान और उससे संबंधित 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा परुष्णी नदी के जो तट के नीचे है वो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान में जो है ये रावी के तट पे लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राज सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिन्होंने पुरुषनी नदी पर शिव पक्षा उत्तर पश्चिमी के सहयोगी जातियों से आ मिली थी और भारत जन के लोगों ने अब यह निश्चय रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच में स्थापित कर चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, पुरुषनी नदी और पुरुषनी नदी वर्तमान में कहां है? तो रावी नदी को कहा जाता है। बस इतना सा याद रखना है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित जो है मंडल वो है ऑप्शन नंबर सी, नुम्मा मंडल। ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है। 10 में नवम मंडल जो है सभी 114 मंत्र जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की संहिता का नुम्मा मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? अभी जस्ट ऊपर बताया नुम्मा मंडल किसको समर्पित है। तो इसका सही आंसर जो होगा 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोम और इस पे नाम यज्ञ देवता को। अभी जस्ट ऊपर भी बताया। नेक्स्ट जो है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऋग्वेद ही होगा, ये तो जानते ही हैं। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार जो है कौन है? विश्वामित्र हैं और यह सूर्य की देवता को समर्पित, सूर्य देवता को यह समर्पित है। गायत्री मंत्र का मतलब ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो कि किसमें है? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में है और यह पूर्णतः सूर्य को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, यह भी याद रखना है कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में सोम को यह समर्पित है। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तो इसका सही आंसर जो है, इसमें जो भी ऑप्शन है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, इसके डिटेल को समझ लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में जो बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया। अगर आज भी आप बोध गया जाते हैं और वो वृक्ष देखते हैं और उस वृक्ष को देखने के बाद आपको लग जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आप गलत हैं, वो वृक्ष नहीं है। क्योंकि हेंगसांग के अनुसार से उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद में इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए हैं जो कि नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जो है जिसे हम समय देखते हैं ये 4थी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है। अब देखिए यहां 2-3 क्वेश्चन बनता है और यह वृक्ष जो है पूरी तरीके से संरक्षित है, केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अन्य जो है तथ्य इसके अनुसार, मतलब क्या इस वृक्ष को आप छू नहीं सकते हैं, बस इसकी जो पत्तियां गिरते हैं उसी को। अब देखिए कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष वहां पे वो अब नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। कौन किसने समाप्त किया था? तो सम्राट शशांक ने इसको समाप्त करवाया था। उसके बाद जो अभी वृक्ष लगा हुआ है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है। अब क्लियर हो गया?
एकदम अब किसी को भी समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं लौट के। 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ण वर्मा के अंत में कनिंघम के द्वारा लगाया गया था, और अतः छठी पीढ़ी का वृक्ष यह है। अभी जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं छठी वृक्ष है, और विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को हटा दिया था। विवाद की वजह से इस प्रश्न को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे है? तो ये राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई जो है 400 मीटर की ऊंचाई। अगर आप बिहार आते हैं और अगर राजगीर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको यह कमी पता चलता है कि आपको पता नहीं है कि बिहार में क्या है। यहां जरूर जाना चाहिए, एक शांति मिलती है। एक यहां पे जाने के बाद आपको फील होगा कि वाकई में अगर है दुनिया में कहीं भगवान, कहीं आपको नेचर से एक दोस्ताना अंदाज निभाना है, नेचर क्या है, तो सच में यहीं पे आपको आना होगा। मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है विश्व शांति स्तूप वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है, और गुंबद का व्यास 20 मीटर। बस ये जानने का है। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसका तो सही आंसर जानते ही कुमार गुप्त है। हेंगसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महद श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम यानी 415 से 455 में की जाती है, और जिसकी प्रसिद्ध उपाधि जो थी वो महेंद्रादित्य थी। तो ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट आते हैं, वह नालंदा महासरोवर किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नालंदा जो है महाविहार प्रसिद्ध है और विख्यात है। नव नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था, यह आप भी जानते हैं, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था, और इस केंद्र में बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्था है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध और पाली अनुसंधान। यहां बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन के अनुसार से हेतु अब जो है विद्यार्थी आते थे। अब ध्यान रखिए, यहां पाली का मतलब क्या है? पाली एक भाषा थी, ध्यान रखना है, बस पाली एक भाषा थी, बौद्ध तो एक धर्म था, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, इसको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, यानी कुंडलपुर में, यानी वैशाली के निकट हुआ था। कब? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की ये बहन थी। कौन थी? तो महावीर की जो मां थी वो कहीं न कहीं वो क्या थी? उस टाइम के जो है प्रमुख गणराज जो थे लिच्छवी के, उनके बहन थी, वहां के राजा की बहन थी। और पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। इनके बड़ी भाई जो थे वो नंदवर्धन थे, जो कि कुछ प्राचीन संस्कार में एनसीईआरटी की पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में उद्धृत है, और इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 540 लिखा गया है। अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, इसी भ्रम की स्थिति में उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि जो है 599 ईसा पूर्व उचित है। 599 इनका जन्म जो है एकदम सही है, लेकिन एनसीईआरटी जो है 540 इसको उद्धृत किया है, और यही वजह है कि 540 सारी बुक कर दिया एनसीईआरटी की वजह से। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में अब महावीर का जो स्वामी का जन्म है वो 599 रखा गया, जो नवीनतम नया जो जन्म हुआ, नया जो बुक हुआ उसमें आप देखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर जो होगा उज्जैनी है। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो जो है अजात शत्रु के उत्तराधिकारी जो थे, कौन थे? उज्जैनी थे, जो कि गंगा और सोन के संगम पर, ध्यान रखिएगा, पटना गंगा और सोन के संगम पर बसाया गया है। वहां पे किला बनाकर की थी, जिसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। मगध की जो राजधानी थी राजगिर पहले थी, उसको हस्तांतरित करके कहां कर दिया गया? पाटलिपुत्रा कर दिया गया। यह नगर शिशु नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा। किसकी किसकी? तो ध्यान रखना है, शिशु नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश की राजधानी रहा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ये लिच्छवी के द्वारा।
ध्यान रखना है कि लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र जो है स्थापित किया गया था वैशाली के लिच्छवी में। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज था, जो कि लिच्छवी जो है वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट आते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो मगध की पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन में देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो थी राजगिर। मगध की पहली राजधानी जो थी वो कहां थी? तो राजगिर थी। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद्रथ वंश था। ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ वंश था। और इस वंश के पहले राजा जो हुए वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी कि राजगिर में अपनी राजधानी बसाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिंबिसार था। मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु का पुत्र जो था उज्जैनी ने अपनी राजधानी राजगिरी से बदल के कहां कर दिया था? तो पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। तो अब यह तो चीज ध्यान में आ गया कि अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उज्जैनी था, जिसने अपनी राजधानी जो है राजगिरी से बदलकर कहां कर दिया गया? वो पाटलिपुत्र कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु था, जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व था। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बिठाया था और इसी हत्या के बाद इसके पुत्र उज्जैनी जो है कौसंबी और वत्स राजा उज्जैन इसके विभिन्न ने कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका सही आंसर होगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की थी। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट आते हैं, ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिसेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिसेप। अब सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेखन यानी कि ब्राह्मणी लिपि में जो थी उच्चारित था, किंतु उन्हें लेखों में देवनागरी प्रिय की पहचान सिंगल के राजा तिस ने कर डाली थी। कालांतर में यह जो प्रकाश में आया है कि सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है और अंततः 1915 ईस्वी में मास्की यानी कि कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया था 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखन और नियाक्रस, अनेक्सियस, अरिस्तोबुलस और मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज का जिसकी पुस्तक इंडिका जो है वो मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत मानी जाती है। जो मौर्य इतिहास आप पढ़ते हैं, जो मौर्य इतिहास से आपको जानकारी मिलती है, इसका जो रूट्स है वो क्या है? इंडिका है। यानी कि मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका ही है। उसी से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास क्या था, राजनीति क्या था, भौगोलिक क्या था, समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था, ये सब इंडिका से ही पता चलता है। इंडिका के लेखक कौन था? तो ये तो सही है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर। मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था। अभी ऊपर में ही पढ़े हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा गया था और यूनानी राजदूत था। इसने पूर्व यह अराकोशिया के छत्र राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था और मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास भी किया है। भारत में उसने कुछ
देखा सुना उसे इंडिका में ही अपना ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। जो भी भारत में उसने देखा सुना समझा उसको सबको इंडिका में ही लिखा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, ये तो क्लियर ही है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, एकदम ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। किस अभिलेख में रुद्रादामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रादामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें क्या रुद्रदामन की जो है उपलब्धियां उसमें लिखी हुई है। गुजरात के जूनागढ़ के रुद्रादामन एक अभिलेख प्राप्त हुआ, गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में ये वहां एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर उत्कीर्ण है, जिस पर लिखा हुआ है उसी के समय में अशोक के 14वें प्राज्ञों की एक स्कंद गुप्त की 2 लेख खुदे हुए हैं और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व और उसकी सुंदरता पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। इसी अभिलेख से पता चला है, गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था? तो इसका सीधा सा है खारवेल का। खारवेल का जो है राजाओं का जैन धर्म के प्रति जो है काफी जो है झुकाव है। यानी कलिंग के चेदी वंश और शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है और यह अभिलेख ही जो होता है वो खारवेल के इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत संबंधित है और इसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, कलिंग के नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? तो इसका सही उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक था। यानी कि कलिंग का जो था वो चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति से था। अतः इस वंश का जो नाम था महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो हुआ था वो हुआ था खारवेल। किस वंश का था? तो महामेघवाहन वंश का था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। खारवेल अगर पूछेगा कि खारवेल किस वंश का शासक था तो ध्यान रखिएगा महामेघ वंश का शासक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। जानते ही हैं समुद्रगुप्त। इतिहास में विंस स्मिथ ने अपनी रचना जो थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? तो वेंस्ट स्मिथ की है। ध्यान रखिएगा, विंस्ट स्मिथ की है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय की से मुग्ध होकर उसने बताया था कि समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त सम्राट। गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था, इसका सही आंसर होगा स्कंद गुप्त। हुर्नों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरीके से पराजित हुआ था, परास्त हुआ था, असफल हुआ था और इस आक्रमण पर एक धावा मात्र रहा था और देश पर इनके ऊपर तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु परोक्ष रूप से उसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इसके पतन का जो है आग कहीं ना कहीं जलना शुरू हो गई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी में, जैसे ही स्कंदगुप्त मरता है उसके बाद 5वीं शताब्दी तथा 6ठी शताब्दी के आरंभ में उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हुर्नों का कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। जो बिना जोती हुई होती थी जंगली भूमि, जिसको अपृहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था, एक पद रहा था। इसी को कहा जाता था जो कि अपृहत, जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। चीनी यात्री सुंग युंग भारत की यात्रा की थी, तो ये थोड़ा सा बस ऐसे ही ध्यान रखने का है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 515 से 520 ईस्वी तक, इसमें ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता? सॉरी, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा तारानाथ, हेंगसांग। हर्षवर्धन
आपको बताए थे ट्रिक, हौ से हर्षवर्धन और हौ से हैंगसांग। तो हर्षवर्धन के टाइम में हैंगसांग, बस इतना याद रखना क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रमुख घटना जो थी वो चीनी यात्री हैंगसांग भारत आगमन की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता हर्षवर्धन के टाइम में कौन से चीनी यात्री आए थे, हैंगसांग दे देगा, हीनयांग देगा, इबन बतूता दे देगा, या बहुत सारे ऑप्शन स्कंद मतलब दे देगा आपको और पूछेगा आपसे कि इसमें किसने है, तो आपको बताना होगा कि हैंगसांग भारत के आगमन की थी। और इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा जो थी महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के द्वारा पवित्र किए गए स्थान को देखने की, इसी के लिए हैंगसांग भारत आया था कि महात्मा बुद्ध की जो पवित्र काम किए गए चरण हैं उनको देखने की इच्छा थी। उसके साथ साथ में उन दिनों भारत में सुलभ थे कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी यानी कि चंगन में भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रशस्त किया था। और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसे सीयूकी कहा जाता है। तो सीयूकी किसने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा, हैंगसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलहन, कलहन के पुस्तक का नाम क्या था, तो कलहन की राज तरंगिणी, याद रखिएगा कलहन की राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। पूछेगा कि कलहन की राज तरंगिणी में कहां का इतिहास है, तो ऑप्शन में दे देगा बिहार का इतिहास, पंजाब का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, या फिर अब केरला का इतिहास। तो आपको ऑप्शन अगर पता रहेगा कलहन की राज तरंगिणी कश्मीर, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कि प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो याद यह भी रखना होगा कि जब आपको पूछे जाएगा कि अर्थशास्त्र यानी चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र क्या है, तो राजनीतिक शास्त्र का लिए प्रसिद्ध है, अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, सिर्फ नाम वो है वैसा। नेक्स्ट है औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार में। औदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता, औदंतपुर को ही उदनापुर भी कहा जाता, जो कि प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था औदंतपुर। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। याद रखिएगा पाल गोपाल औदंतपुर को। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा नानीदेव। इसके संस्थापक कौन है, नानदेव। कर्नाटक वंश के संस्थापक जो है नानदेव है, जो कि एक महान योद्धा थे। नानदेव जो है कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। और कर्नाटक वंश के संस्थापक जो है, शासनकाल जो चला था 97 से 98 1378 ईस्वी में, मिथिला को जो है स्वर्ण युग इन्होंने बताया था। मिथिला को स्वर्ण युग किसने। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो थे वो हरि सिंह थे, कर्नाट वंश से। ध्यान रखिएगा कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे और ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन, तो कर्नाट वंश के हरि सिंह। नेक्स्ट है किस काल के अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, अछूत की अवधारणा, तो इसका सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अब देखिए धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे जिसको आप जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों का यथा था, जैसे क्या अंबस्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकार आदि जो है अर्विभाव इसी के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। पाणिनि ने 2 प्रकार के, एक जो है निर्वसित और दूसरा जो है अनिर्वसित। इसमें जो है पहले प्रकार के शूद्र को अपस्यता माना जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। ये तो जानते हैं त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित करके 3 भागों में इसको बांट दिया गया है, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। जब बौद्ध मर गए थे तो उनकी जो शिक्षाएं थी वो 3 भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम विनय पिटक, दूसरा का नाम सूत पिटक और तीसरा का नाम अधिधम पिटक। तो जो विनय पिटक था उसका संघ से संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें थी। सूत पिटक जो था वो महात्मा बुद्ध के वचन इसके अंदर है। धम्म पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट आते हैं कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका सीधा सा आंसर कनिष्क, मतलब कौन से कनिष्क, कौन से कश्मीर। इस तरीके से हमने आपको याद करवाया था, याद कीजिए जब हम आपको बता रहे थे लुसेंट। तो बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत जो था, संगीत
और कुषाण शासक के कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमती ने किया था और अश्वघोष इसकी उपाध्यक्ष थे। और यहीं पे बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर सम्यक विचार, ध्यान रखिएगा, सम्यक विचार किया गया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पात्रों को खुदवाकर एक स्तूप रखवाया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्य को जो है विभाष्य शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति युद्ध का मृत्यु का तत्काल बाद जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसकी मृत्यु का तत्काल बाद, बौद्ध के मृत्यु के तत्काल के बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इसी समय मगध का शासक जो था वो अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और बुद्ध की मृत्यु जो है लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है आचार्य साबक मीर यानी कि सर्वकामनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। यह 2 स्तंभों में, स्तंभ 1 स्तंभ 2 में अंकित है और इसका सुमेल आपको करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सुमेल कर लीजिए, बड़ा आसान है। थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप में लुम्बिनी वन में हुआ था और बोध गया के बैसाखी पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काशी के ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनका निर्धन हो गया था जहां पे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया किसने? तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध के ज्ञान से प्राप्त हुआ था। यहीं पे बुद्ध यानी बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा की रात में एक पीपल पेड़ के नीचे इन्होंने दुख और उनके कारणों का पता लगाया था और इस समय वे बुद्ध के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हो गए थे और यहीं पे बोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैनी। अभी ही ऊपर आपको बताऊं कि हर्यक वंश के शासक उज्जैनी या कहें तो उदयभद्र, दोनों इक्वल है। अगर उदयनी आएगा तब भी आप समझिएगा उदयनी ही है और उदयभद्र भी होगा तब भी समझिएगा उदयनी ही है। शासनकाल की प्रमुख घटना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर स्थापित है और इसने राजगिरी से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके जो है पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? देवता के स्थान पर किस राजा के टाइम में? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के टाइम में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न जो हुआ था चौथी बौद्ध संगति हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में यहीं पे विभक्त हो जाता है। महायान शाखाओं में बुद्ध को देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाने लगी और इसी के समय में अनेक बोधिसत्व की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहां थी? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, पहली। परंतु वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञातक विशेष रूप से उल्लेखनीय है और संभवतः इन 4 राज्य उग्र, भोग और इच्छाचुक तथा कौरव यहां पे उस टाइम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब महाजनपद में आते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगंतु निकाय में। बौद्ध धर्म अगंतु निकाय के शोषण महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है और इसी ग्रंथ के अनुसार जो है बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भाग जैसे 16 बड़ा राज्यों में विभाजित था जिसे 16 महाजनपद कहा गया था, जिसमें इसमें बिहार में जो है आपका अंग आ जाता है, आपका मगध आ जाता है और इसी के अंदर जो है आपका एक और आएगा, इसमें कौशल नहीं, इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें जो आएगा आपका अंग आ जाएगा, मगध आ जाएगा और वज्जी संघ आ जाएगा।
इसके साथ साथ में काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये सारे के सारे हैं। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ 3 को याद रखना, अंग, मगध और वज्जी, ये 3 को आपको याद रखना होगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के सूची मिलती है, 16 के 16 महाजनपद की सूची वहां भी भगवती सूत्र में भी मिलती है, किंतु यहां कुछ नाम विभिन्न प्रकार से हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका सही आंसर है गुप्त युग। नालंदा के विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा ग्राम से दूर आज तक के बिखरे पड़े हुए हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त और बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस बिहार को दान में दे दिया था। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। यह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेंगसांग यहां पे आया था। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें एक कथन ए और कारण आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखिए कथन ए और कारण आर दोनों को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर के पास में चलिए। पहला है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और दूसरा है, महाविहार की राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था जहां पे दक्षिण बिहार के राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट ये स्थित है। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। किसके टाइम में आया था? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आया था गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था, और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो चुका था 12वीं सदी में, और बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। एक तो पहले विनाश होना शुरू हुआ इस पे जो है, और लास्ट में आक्रमण के कारण जो है नालंदा विश्वविद्यालय का समाप्त हो गया, और दूसरी तरफ से बंगाल के पाल शासक के द्वारा विक्रमशिला को जो है प्रश्रय देना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है नालंदा का समाप्त होना, अस्तित्व जो है समाप्त खतरे पे होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आत्मदान, जो कि बौद्ध और जैन दोनों में समान बिल्कुल भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना, काय क्लश के विश्वास नहीं करते थे, और इसके विपरीत महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग आवश्यक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, और इनके बड़े भाई जो थे वो नंदी वर्धन थे। नेक्स्ट जो है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा पावापुरी में। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में जन्म लिए थे। इनके पिता जो थे ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ये वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे, और 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप में पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर का त्याग दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही है 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, और तथा यही महावीर के द्वारा प्रदत्त 14
के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग और जैन सिद्धांतों के संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 59 नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो इसका सही आंसर होगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षेत्रीय वंश के सिद्धार्थ के यहां 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इस पुत्री का विवाह जो है इन्होंने जमाली से करवाया था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह उनका प्रथम शिष्य भी था, जो कि दामाद भी कहलाता था। जमाली के बाद ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के अनुयायी भी बन गया था और इनका प्रथम शिष्य भी था। जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया, जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया और बहुतत्ववाद नामक नए संप्रदाय का शुरुआत हुआ और 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे: इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, तीनों भाई थे। आर्यवक्त, सुमर्धन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, आकस्मिक, अचल, मैत्रेय और प्रभास थे। नेक्स्ट आते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया, तो इसका सही आंसर होगा आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत के गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। अब जो है पर्वतों को काट के जो है गुफाओं में बनाया जा सकता है। अशोक तथा उसके पुत्र जो थे, पौत्र, अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर नामक गुफाओं का सर्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मखली। ध्यान रखिएगा, मखली गौसाल आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक थे। मखली गौसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर से शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इनका मत जो था वो क्या था, नियतिवाद कहा जाता है और इसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट आते हैं, भगवती संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त की देन सबसे अधिक थी। भगवती अथवा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, इन्होंने उसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक जो थे वो परम भागवत थे की उपाधि धारण किए हुए थे, लेकिन विष्णु का वाहन जो था वो गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह बना था। विष्णु का जो वाहन गरुड़ होता था वो गुप्त का राज चिन्ह बना था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो इसका सही आंसर है उज्जैनी। ऊपर से ही बताए हुए आ रहे हैं, इतना बार बता चुके हैं कि अब आपको भूलने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से पूछता है तो आपका गलत होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। मगध नरेश उज्जैनी के शासन काल में सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदी पर संगम पे स्थित है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाया था। इसने राजगिरी में अपनी स्थान को पर अपनी राजधानी हस्तांतरित करवा के पाटलिपुत्र करवाया था। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का संबंधित था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही आंसर है, जो भी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि नीचे दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों सही है। पाटलिपुत्रा भी और गिरिव्रज दोनों सही है। तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। शुरू में तो गिरिव्रज थी और बाद में फिर उज्जैनी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था, जो कि गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य के शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ और पुराण दोनों में अलग मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद्वंश था। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार, तो पुराणों के अनुसार। और इस वंश का पहला जो राजा था वो जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनवाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश ने जो है शासन किया था मगध पे। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक, इसकी स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। शिशुनाग वंश का अंत हुआ, नंद वंश की स्थापना की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा जाता है, दूसरा पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल और गोविष्णक, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। नंद वंश की जनता बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गए थे। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत करता है और इसका सही आंसर होता है कि मौर्य वंश की यहां से स्थापना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राक्ष के चंद्रगुप्त का वृषल और कुलहनी भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में के ईस्वी में घुंडीराज, ध्यान रखिएगा, घुंडीराज मुद्राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख हुआ। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त नामक 2 अन्य रचनाओं की उल्लेख हुआ है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचिकतम और अभिसारिका बंधित अप्रवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मगध में कौन से राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। महापद्मनंद की संख्या ध्यान रखिएगा 8 मिलती है, पुराणों में भी और बौद्ध धर्म में भी। इस वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था, जो कि सिकंदर के समकालीन था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसने यूनानी लेखों में अग्रमीज कहा गया है, यूनानी लेखों में अग्रमीज कहा गया है। जोनोफोन ने उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। याद रखिएगा भद्रसाल जो था वो किसका क्या था? सेनापति था घनानंद का। नेक्स्ट आते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है और अर्थशास्त्र ऑप्शन पक्का देता है। देख लिए, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन। अर्थ पे दे दिया ना, आप ए मार के चले आएगा, गलत हो जाएगा, जबकि राजनीतिक नीतियां होगी। बी नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सारी बातें का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथों नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसिपी से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ध्यान रखिएगा, मैकियावेली की प्रिंस। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर? अब तो आपको जरूरत ही नहीं है, सब समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से ई। अब कौटिल्य के चाणक्य के जो है रचित अर्थशास्त्र शासन जो सिद्धांतों के अभ्यास पे स्थित है। इसमें राज्य के मंडल के बारे में, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही आंसर। इसका सिद्धांत जो है विदेशी नीतियों की व्याख्या करता है। इसके अलावा यह सप्तांग सिद्धांत जैसे राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है और अर्थशास्त्र में तत्कालिक प्रशासन में कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था का विस्तृत जानकारी यहीं से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका सही आंसर जो होगा लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल। पटना, बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए, जिन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है अस्पूनर महोदय, ध्यान रखिएगा, अस्पूनर महोदय का है। और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष से कुम्हरार के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि दक्कन में भी विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के विजय प्राप्त की थी, और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख जैन के तमिल शास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की ही थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय प्राप्त का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य की ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार के विजय के अत्यंत संदिग्ध है, पता ही नहीं चलता बिंदुसार का, तो इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करता, जैन और तमिल का साक्ष्य दोनों चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की पुष्टि करता है, तो ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन और जूनागढ़ के अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। कैसे? तो रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात प्राप्त होता कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। पुष्पगुप्त ने वहां पे सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई, और इस प्रांत के अनार्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया, और इसे पश्चिम भारत पे चंद्रगुप्त का आधिपत्य का एक प्रमाण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका, जो कि अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं स्थित था। द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड, सत्युत, केरलपत्तु, ताम्रपत्रिन, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों में प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। यानी अफगानिस्तान में था, बिहार में था, कलिंग में था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा में हुआ था बौद्ध सभा। यानी कि सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र के मोगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो इसका सही आंसर ये तो प्राकृत भाषा ही थी। अशोक प्रकृत है, प्रकृति का सबसे बड़ा देन है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। बस कोई ट्रिक यूज कर लीजिए जिससे याद रह जाए आपका। अशोक के इतिहास का मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात हो रहा है, और कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। अभिलेख से ही पता चलता अशोक महान कैसे हुआ, क्या क्या अशोक ने किया, सारे कारनामे उसके अभिलेख से ही मिल रहा है हमें। 3 भागों में इसे किया गया है, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन तीनों से मिल रहा है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, जिसमें 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, एरीगुडी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो कौन से भाषा में है? प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखी। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि। अभी जो आप लोग लिखते हैं लिपि, वो कौन सा लिखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट करके तो क्या बताइएगा? तो जाहिर सी बात है, अभी जो हम लिखते हैं, आप देवनागरी लिपि लिखते हैं, और उस टाइम में ब्राह्मणी लिपि थी। केवल 2 अभिलेख, जो एक सहबाजगढ़ी का है और मानसेहरा है, जिसकी लिपि जो है ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी ना होकर खरोष्टी हो गई है। बाकी सारी की सारी तक्षशिला से अरमाइकोई लिपि लिखा गया, जिसमें एक अभिलेख शोकाकुना नामक स्थान पर और यूनानी के अरामेकेई लिपि में लिखा गया। द्वितीय भाषा यूनानी और सीरियाई भाषा में अभिलेख और लघमान नामक स्थान से अरामेकेई लिपि में लिखा गया। अशोक के अभिलेख यहां से भी प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब यहां 2 चीज सीखने का है। एक तो यह है कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं सारे के सारे ब्राह्मणी लिपि में हैं, लेकिन अगर सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, दोनों याद रखिएगा, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों के दोनों जो है ब्राह्मणी लिपि में ना होकर खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है?
तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अशोक का धर्म जो है एक नैतिक संहिता थी, जिसमें अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि उपास्याने, बहुकाने, दया दाने, सचे सोचे, माध्य साधवे, अर्थात कम पाप करना। एक इसका धर्म नीति क्या देता है कि अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता के साथ रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत शांति और अहिंसा से बड़ी का सम्मान था, जो कि धार्मिक सहनशीलता में निहित था। अतः सही विकल्प ई होगा। नेक्स्ट आते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो यह भाब्रू स्तंभ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भाब्रू स्तंभ है। अब भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और प्रियदसी लाजा मगध के अभिवादितुन अहा पवाधतिचु, यह जो संस्कृत भाषा में कुछ पता नहीं ब्राह्मणी भाषा में लिखा हुआ है, यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी में प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को उस टाइम में। कौन कौन से? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। एक श्रेणी जो है भारत में वो दार्शनिक है, दूसरा जो है वो कृषक है यानी कृषि है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर है, पांचवा योद्धा है, छठा निरीक्षक है, सातवां जो है सभासद है। ये 7 लोग का जो है 7 श्रेणियों में भारतीय समाज बटा हुआ था उस टाइम में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को दास प्रथा में प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उस समय में दास प्रथा का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही विभिन्न पेशा में अपना सकता था। ना तो अपने जाति से बाहर आपको शादी करने का अलाउ मिल सकता है मौर्य साम्राज्य में, और ना ही अपने पेशा से बाहर आप कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ने। अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूं, जरूरत ही नहीं है देखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा इंडिका। अभी जस्ट सब तो बता ही चुका हूं कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद को 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में उल्लेख किया है और यह नगर का पदाधिकारियों के एस्टिनोमाई कहता था। नेक्स्ट जो है, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र को स्थापना जो है गंगा और सोन के संगम पर, नदी के संगम पर बनाया गया, जो कि हर्यक वंश के शासक उदयनी ने की थी। सबसे पहले अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयनी नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा वो सही होगा। अगर उदयनी रहता तो फिर उदयनी सही होता, और अगर दोनों होता तो ऑप्शन नंबर ई होता, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका सही आंसर होगा कुषाणों के समय में फूली। गंधार शैली कुषाणों के समय में, कुषाण शासक जो है कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक जो हुआ गंधार और दूसरा जो हुआ मथुरा। तो गंधार और मथुरा दोनों कुषाण यानी कि कनिष्क के शासन काल में ये दोनों जो शैली थी, गंधार शैली और मथुरा शैली विकसित हुई थी। इन दोनों में कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। ध्यान रखिएगा, गंधार जो था वो यूनानी कला से प्रभावित था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका सही आंसर होगा कन्नब वंश। शुंग के बाद कन्न, मतलब सुना, उसके बाद कौन सुना? तो कान सुना। याद करने का देखिए ट्रिक, देखिए कि कभी आपका भूलिएगा नहीं। सुना, सुंग सुना, कान सुना, उसके बाद क्या आएगा? क्या सुना? कान, यानी सुंग के बाद कान, कन्नब वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत, शुंग वंश का जो अंतिम राजा हुए थे वो देवभूति हुए थे। अपने आमत वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंशों की नींव डाली वह कन्नब या फिर कहे तो कनवायन नामक से जाना जाता है नाम से। शुंगों के समान भी ब्राह्मण वंश था। ध्यान रखिएगा, शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश ही था। कन्नब भी ब्राह्मण वंश ही था। नेक्स्ट है,
राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है हाथी गुफा लेखों के साथ में जुड़ा हुआ है। कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक हैं। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा, इसका एक बिना तिथि अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद में 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से विवरण हुआ है। और यह अभिलेख जो है खारवेल के इतिहास में जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी की ओर से जो शहर पहले अत्यंत असमृद्ध व्यवस्था में थे, उन्हें अधिकांश गुप्त युग या तो कहें तो त्याग दिया गया, या वहां पे आवासान का प्रयत्न विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर हेंगसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो है ह्रास के प्रमाण में प्रस्तुत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश। एकदम याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया, उनमें यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि में उत्पन्न होने वाली आय भी गृहीता को सौंप दी जाती थी। आय भी जो होता उससे वो भी उसे दे दिया जाता था। गुप्त युग की भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है उपज का 6ठा भाग। उस टाइम में जो भूमि थी उपज का 6ठा भाग देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है मगध और चौथा है नालंदा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये तो जानते ही है, नालंदा। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया और इस समय वहां के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करने के बाद योग शास्त्र का अध्ययन किया और इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकट होता हुआ जो है कोच्चि पहुंचा और अपने यात्रा के दूसरे दौर में हेंगसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। नेक्स्ट है, हेंगसांग भारत में यात्रा करते समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी को। यानी चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। कौन? तो हेंगसांग। और वाराणसी के औद्योगिक नगरी थी। वाराणसी जो थी एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसी सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। हेंगसांग वाराणसी के अधिक समृद्ध और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि भी की है और यह लिखता है कि वाराणसी के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। कवि बान निम्नलिखित निवासी थे। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र के निवासी थे कवि बान। यानी बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना। कौन कौन? तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। हर्षचरित, कादंबरी ये सब बाणभट्ट की है। चंडी का शतक ये सब बाणभट्ट की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इतिसांग बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। डेट थोड़ा सा अगर नहीं भी हो तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाला जाए। ऐसे क्वेश्चन पे कोई मतलब नहीं बनता, यहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन होता है जिसको छोड़ा जाता है, उनमें ये क्वेश्चन है। चीनी यात्री इतिसांग 671 से 72 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ में बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर में जहाज में बैठकर भारत चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और 693 से 94 लगभग सुमात्रा होता हुआ वह फिर से चीन लौट गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों में जो है भ्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, फाहियान है, एक है हैंगसांग, वो अलग है, वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और यह फाहियान, हैंगसांग और फाहियान दोनों अलग है, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय को जो विनाश करने वाला था वो बख्तियार खिलजी था, के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा नष्ट हो गया था। तुर्क मुसलमान जो थे उनके आक्रमण से नष्ट किया गया था, और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अत्यंत प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो इसका सही आंसर होगा चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाए थे, जहां मंदिरों में कंदरिया महोत्सव, ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। यहां पे मंदिरों में जो भी है उसमें सबसे ज्यादा कंदरिया महादेव का मंदिर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल, ये तो पहले भी बता चुका हूं आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। दीपंकर श्रीज्ञान अध्यात्म अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, और यहां के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, और ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर होगा कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं में विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव ना होने पर इस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण सुदूर प्राद्वीपीय क्षेत्र तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर होगा कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरी संगम कालीन चेलों की राजधानी थी, और यह कारी एवं वारनम नामों में प्रसिद्ध थी। संगम युग में उड़ई सूती वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है मुद्राक्ष के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त। नेक्स्ट है मुद्राज की रचना विशाख दत्त ने की थी, और इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास के मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है मुद्राक्ष में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रिसल कुलहीन कहा गया है, और धुंडी राज ने मुद्राक्ष पर टीका भी लिखी है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर होगा चंदर बाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राज पिथौरा के दरबारी कवि थे, और चंदरबाई पृथ्वीराज रासो के रचना भी हैं। स्वप्नावशवधता के लेखक यानी ऑथर हैं, तो इसका सही होगा भास, यानी कि महाकवि भास के नाम से 13 नाटक जो है उपलब्ध हुए। टोटल जो है 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपत शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था, और इन नाटकों का नाम जो था वो प्रतिज्ञाधारण, दूसरा है स्वप्न वत्राद्र, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य वयोगम, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, और अविमारक और चारुदत्त। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? इसका सही आंसर होगा कालिदास। ये तो आप सबको जानते होंगे। कुमार संभव महाकवि की रचना यानी कि महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें प्राकृतिक चित्रण और कृतिकेन का जन्म कथा वर्णित इसमें है। नेक्स्ट आते हैं उस स्रोत का नाम बतलाई जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो इसका सही आंसर होगा मलिंदोपनोह। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा लिखित मलिंदोपनोह में नागसेन एवं हिंद यमन शासक मेंडार के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षचरित जो है ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की लिखी थी, और यह वर्धन के वंश इतिहास की प्रमुख स्रोत है, और यह आख्यायिक है जिसमें लेखक ने अपने समकालीन शासक उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त की जो है प्रस्तुति किया है।
चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत के लिए चोल काल जो है प्रसिद्ध था। चोल काल जो है सबसे उल्लेख जो है विशेषीय स्वास्थ्य ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित थी। ग्राम पंचायत चोल काल के प्रसिद्ध था। उत्तर में रूढ़ से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा का काय आदि का विस्तृत विवरण जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षण के द्वारा क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो गोपुरम, यानी दक्षिण मंदिरों में आकर्षण के द्वार जो द्वार होता जिसमें अंतर एंट्री करते हैं उसको गोपुरम कहते हैं। पांडचेल राजकाल में द्रविड़ शैली में पनपती रही और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते रहे, किंतु इसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश में जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, जो भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेष मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थे। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो अब तक में बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारत से। हमने उन सारे क्वेश्चन पे अब प्रकाश डाला, बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। अब इसको आप अपने मोबाइल में स्टोर कर लीजिए और जितना ज्यादा बार हो सके सुनिए, क्योंकि अगर यहां से सुनते हैं तो आपका 40 से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैं फुल गारंटी लेता हूं इसकी। और साथ साथ में हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। इतना तो करना बनता है। थैंक यू।